तो एक बहुत ही अच्छी शुरुआत और वो अच्छी शुरुआत और मजबूत होती हुई दिख रही है। 250 पॉइंट की तरफ बढ़ता हुआ निफ्टी काफ़ी मजबूत है। सेक्टर्स जो इन निफ्टी के सारे सेक्टर्स हैं उसमें 11 के 11 सेक्टर में हरे निशान के साथ कामकाज हो रहा है और आईटी लीड कर रहा है 3% की मजबूती के साथ। मेटल नंबर 2 पर, एनर्जी नंबर 3 पे। ये 3 टॉप सेक्टर्स हैं जो इस वक्त बाजार में सबसे ज़्यादा गेंस दिखा रहे हैं। क्या है आज की सबसे बड़ी बातें, एक बार ये आपके साथ शेयर करता हूँ। जो लगातार तेज़ी दिख रही है, विंडफॉल गेन टैक्स दिख रहा है। देखिए आईटी शेयर की मजबूती इसलिए क्योंकि बहुत सारे ग्लोबल क्यूज़ उसके पॉजिटिव थे और सुबह से ही मजबूत जो ग्लोबल संकेत थे उससे लगातार तेज़ी बनी। अमेरिका में कल बहुत ही ज़बरदस्त रैली बनती हुई दिखी, उसका असर है। निफ्टी ने एक बहुत अहम स्तर 16,650 पार किया। निफ्टी बैंक ने भी 400 पॉइंट के साथ अच्छी तेज़ी बना ली यहाँ पे, जो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की तरफ इशारा करता है। 3 सेक्टर जो सबसे ज़्यादा मजबूत हैं, आईटी, एनर्जी और मेटल। अलग अलग कारण है उसमें। आईटी का मैंने बताया कि यूएस में बड़ी तेज़ी थी, ऑयल एंड गैस में खबर निकल के आई, उसकी वजह से तेज़ी है। और मेटल में ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि डॉलर कमज़ोर हुआ है इसलिए मेटल में और तेज़ी बन रही है। ये एक बड़ी पॉजिटिव खबर है दुनिया भर में और बॉटमिंग आउट होता दिख रहा है। विंडफॉल टैक्स में कम किया गया तो ओएनजीसी, ओआईएल जैसे शेयर्स में मजबूती है। और जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही थी उसके घटने से, उसके कम होने से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को सबसे ज़्यादा फ़ायदा, 3% की मजबूती। इसके अलावा चेन्नई पेट्रोलियम में देखिए, आईओसी में, बीपीसी में, इन सब में अच्छी खासी मजबूती बनती हुई देखने को मिली। तो बाजार आज बहुत सारी अच्छी खबरों के बीच ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। रिलायंस में 3% से ज़्यादा की मजबूती। ओएनजीसी टॉप गेनर है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, 4% से ज़्यादा मजबूती है। और बीपीसीएल में भी अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल रही है। तो ये एक स्थिति पूरी बनती हुई दिख रही है। और इस बाजार को कैसे समझे, बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं निर्मल बैंक के सीनियर डेरिवेटिव्स एंड टेक्निकल एनालिस्ट नीरव छेड़ा। नीरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की तेज़ी बड़ी सरप्राइजिंग है और चारों तरफ से उसमें माहौल बन रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो इस वक्त निफ्टी का लेवल है, इसमें आगे कहाँ पे जाके आपको लगता है कि रुकेगा या ये रैली कंटिन्यू करेगी? गुड आफ्टरनून। ओवरऑल अगर देखें तो निफ्टी में एक ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का रैली आ चुका है और ये बेसिकली ड्राइव हुआ है बिकॉज ऑफ द लो विक्स। विक्स अपना 200 दिन का मूविंग एवरेज से लगातार 6-7 ट्रेडिंग सेशन से नीचे ही रहा है और 20 के भी नीचे आ गया है, जो बहुत ही एक बढ़िया साइन था मार्केट के लिए। इसीलिए एक लीनियर रैली आया है। हैविंग सेड दैट, देखिए निफ्टी अब अपने एक रेजिस्टेंस जोन जो है 15,550 से 15,620, ये रेजिस्टेंस जोन के पास में आ गया, जहां पे हम नो ट्रेडिंग जोन कह सकते हैं। एक बार ये 15,620 पार कर जाए उसके बाद ये जो रैली है वो और एक्सटेंड हो सकती है और जरूर निफ्टी यहाँ से थोड़ा बहुत और ऊपर में 16,800, 850 तक जरूर जा सकता है। मगर तब तक आप ट्रेड ना लें तो बेहतर होगा। ऑल्सो डिस्काउंट हो चला है निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर में, जो काफी दिनों तक नहीं था, तो वो भी एक नेगेटिव है। तो आज का दिन में एक क्लोजिंग देख लीजिए, उसके बाद ही बिलो द 16,550 और लेवल्स और अबव 15,620 लेवल्स ही ट्रेड करिए। 620 लेवल के ऊपर जाने पर आप कह रहे हैं नया ट्रेड इनिशिएट करें? यस। तो यहाँ से अभी है करीब 40, 50, 60 पॉइंट की गैप है, उसके बाद नया ट्रेड इनिशिएट करें। और अगर किसी ने सुबह ट्रेड लिया था तो वो वेट करे या वो प्रॉफिट बुक करे? सर मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए। बहुत लंबी रैली जरूर हुई है, अच्छा प्रॉफिट आया है कम दिनों में, 5-6 दिनों में बहुत अच्छा एक प्रॉफिट आया है स्टॉक्स में भी। तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। किसी ने सुबह में भी पोजीशन ली है तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग करें, क्योंकि ऊपरी स्तर से यहाँ पे थोड़ा प्रेशर दिख रहा है। बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए? देखिए बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू इंडाइसेस है। 36,000 का जो लेवल है वो उसने बहुत फ्लाइंग कलर से पार कर लिया है। 36,000 लेवल के ऊपर जब तक रहती है बैंक निफ्टी, तो तब तक आप देखेंगे कि बैंक्स में लगातार बाइंग आती जाएगी। थोड़े ऐसे बैंक्स हैं जिनमें बाइंग आई ही नहीं थी, जैसे एचडीएफसी बैंक, वो अब लीड कर रही है रैली। तो बैंक निफ्टी तो स्तर रहनी चाहिए यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। 36,300 से 36,500 उसका 200 डे मूविंग एवरेज है 36,500 के पास में। वो लेवल एक बार इसको छूना है और पॉसिबल है कि पॉसिबली आज या फिर कल तक बैंक निफ्टी ये लेवल छू सकती है। तो बैंक निफ्टी में आप लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए। 35,950 का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ओके, इसका मतलब आप कह रहे हैं कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है? यस सर।
जी। अच्छा, ऑयल सेगमेंट में बड़ी तेज़ी है, आज खबर भी आई और उसकी वजह से पूरा सेक्टर चल रहा है। उसमें कुछ मिड कैप वाले जो छोटे शेयर्स हैं, जैसे चेन्नई पेट्रोलियम में बहुत बड़ी तेज़ी बन रही है, ऑयल इंडिया में बहुत बड़ी तेज़ी बन रही है, MRPL में अच्छी खासी तेज़ी है। तो अगर दिग्गजों को थोड़ा साइड करें, मिड कैप में आपको कोई शेयर में लगता है जहाँ पे नज़र रखनी चाहिए? यस, डेफिनेटली अगर मिड कैप में एक स्टॉक होगा जिसमें नजर रखनी चाहिए तो वो है ऑयल इंडिया। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सेल ऑफ आया था 300 से लेके 200 तक, ऑलमोस्ट 2 या 3 हफ्तों में ही ये स्टॉक आ गया है। अच्छा वॉल्यूम हुआ है, नीचे में डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम हुआ है, वहां से रिवर्सल हुआ है। आई बिलीव ये जो रैली है वो एक्सटेंड 225 से 230 के लेवल तक हो सकती है, तो करंट लेवल से भी बाइंग कर सकते हैं। नीचे में 190 का आपका स्टॉप लॉस रखना चाहिए ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। 225 230 के पास में आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। दूसरा अगर स्टॉक कोई लेना है तो हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन लेना चाहिए। इसमें भी एक फ्लैट पैटर्न काइंड ऑफ ब्रेकआउट आया है आर्ली चार्ट्स पे। मेरे हिसाब से ये स्टॉक डेफिनेटली 200 के आसपास जाना चाहिए, तो ये लेवल से जरूर खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस भी छोटा बन रहा है, 167 का स्टॉप लॉस लेके आप खरीदारी कर सकते हैं। एक स्टॉक है रैमको सिस्टम्स, आप देखिए इसमें आज बड़ी तेज़ी दिख रही है, क्या करना चाहिए इसमें? प्रॉफिट बुक करना चाहिए या और तेज़ी बनेगी इसमें? देखिए आईटी में मेरा व्यू काफी पॉजिटिव है। बहुत लंबे समय के बाद में आईटी में वापस जान आई है और अच्छी बाइंग आई है, वॉल्यूम्स दिख रहे हैं। तो रैमको सिस्टम में करीब करीब 2016-17 के बाद से अब जाके एक लंबा ब्रेकआउट आया है, और ये जो ब्रेकआउट है इट इज हियर टू स्टे, और वॉल्यूम भी बहुत ही बढ़िया है। तो अच्छा रिवर्सल है, लॉन्ग टर्म रिवर्सल है, तो डेफिनेटली बाइंग रखिएगा और बाय करिए करंट लेवल से। ये स्टॉक अब रुकने नहीं वाला है, 425 430 तक जरूर जा सकता है मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ से खरीदारी करें। अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव भी देखते हैं तो एक दो दिन में मुझे लगता है 370 और तक ये चले जाएगा, तो नीचे में स्टॉप लॉस 315 का रखें और इसे बाय करें। स्टॉप लॉस साथ रैमको सिस्टम्स खरीदारी की जा सकती है, 370 का टारगेट अचीव कर सकता है एक दो दिन में। नीरव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मदद करने के लिए। चलिए एक और खबर, कमजोर रुपए से टेलीकॉम कंपनियों की मुश्किल बढ़ सकती है। आशंका है कि इंपोर्ट महंगा होने से 5G इक्विपमेंट की लागत 15% तक बढ़ सकती है। टेलीकॉम कंपनियों की मुश्किल घरेलू टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को फायदा पहुंचा रही है। कमजोर रुपए के बाद 5G कनेक्शन के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, घरेलू जो टेलीकॉम कंपनीज हैं इनके लिए तो एक अच्छी खबर आप बता रहे हैं, तो किस तरीके के इक्विपमेंट्स हैं और किस तरीके के सिनेरियो बन रहे हैं? देखिए 26 जुलाई को 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होने वाली है। टेलीकॉम कंपनियों की EMD बता रही है कि टेलीकॉम कंपनियां जो है बड़ी मात्रा में 5G स्पेक्ट्रम जो है खरीदने जा रही हैं। 5G स्पेक्ट्रम खरीदने के बाद टेलीकॉम कंपनियों को अपना नेटवर्क जो है वो भी लगाना पड़ेगा, और खासतौर पे जैसे डॉलर के मुकाबले रुपया जो है कमजोर हुआ है, तो अगर कंपनियां ये इक्विपमेंट आयात करती हैं तो उनकी लागत जो है सीधे सीधे 10 से 15% जो है बढ़ जाएगी। लेकिन उनके पास एक अब अल्टरनेटिव अवेलेबल है कि वो घरेलू डोमेस्टिक कंपनियों से जो है 5G इक्विपमेंट जो है खरीदे। खासतौर पर बहुत सारी कंपनियां जो है वो PLI स्कीम के अंडर 5G इक्विपमेंट जो बना रही हैं। सरकार ने 15 इक्विपमेंट जो है 5G इक्विपमेंट उनको नोटिफाइड जो है स्कीम के अंदर जो है वो किया है, और ये कंपनियां उनको बनाने में लगी है। इसमें ITI है, डिक्सन है, HFCL है, श्याम नेटवर्क है, तो ये सारी कंपनियां जो है ऑलरेडी 5G इक्विपमेंट बना रही हैं। तो इनको एक बड़े ऑर्डर जो है टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से मिल सकते हैं। खासतौर पर टेलीकॉम कंपनियां ये चाहती हैं कि अपना नेटवर्क जो है काफी 5G का जल्दी से वो एक्सटेंड करे, तो इनको 26 जुलाई के बाद काफी बड़े ऑर्डर जो मिल सकते हैं। विदेशों की बजाय सरकार जो टेलीकॉम कंपनी है वो यहाँ पर ज्यादा निर्भर करेंगी। खासतौर पर सरकार जो पहले ही चीन की कंपनियों का रास्ता जो है बंद कर चुकी है। चीन की कंपनियां इसमें आ नहीं सकती। यूरोपियन वेंडर से अगर आप सामान खरीदते हैं तो आपको 15% तक ज्यादा महंगा जो है वो चुकाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आपको एक ऑप्शन आपके पास विकल्प बचता है कि आप घरेलू कंपनियों से आप 5G के इक्विपमेंट जो है बहुत ही क्रिटिकल इक्विपमेंट होते हैं जो हुआवे बनाती है या एरिक्सन बनाती है, उस टाइप के इक्विपमेंट को अभी फिलहाल इससे बहुत फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो कैपेबिलिटी क्या इन कंपनीज में है? देखिए सरकार ये चाहती है कि भारत जो है 5G में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बने, और जो टेक्नोलॉजी उसको इस्तेमाल करे या इक्विपमेंट इस्तेमाल करे वो पूरी तरह से जो है घरेलू हो। तो इसके लिए सरकार ये PLI स्कीम जो है लेकर के आई थी, और इसके अंदर ही सरकार ने इक्विपमेंट बनाने की मंजूरी जो है दी। करीबन 15 प्रोडक्ट जो है नोटिफाई किए इसके अंदर, और उन प्रोडक्ट्स को कंपनियों ने ऑलरेडी कई कंपनियों ने बनाने की शुरुआत जो है वो भी कर दी है। खासतौर से कि आपने कहा कि बहुत सारी टेक्निकल ये है, लेकिन फिर भी काफी सारी कंपनियां इसमें काम जो कर रही हैं, तो एक बड़ा ऑर्डर जो है इन कंपनियों को उसको लेकर के मिल सकता है।
हाँ, बहुत क्रिटिकल या बहुत टेक्नोलॉजिकल हाई एंड वाली शायद ना हो, लेकिन बहुत सारे इक्विपमेंट लगते हैं तो उसमें से इनको फ़ायदा हो सकता है। असीम, एक खबर ये भी आई कि वो सर्विस चार्ज और पर रोक लगा दी गई, भाई ये क्या हुआ? देखिए, जो सीसीपी है वो 4 जुलाई को सर्विस चार्ज उस पर वसूलने पर उसने रोक जो है वो लगा दी थी और गाइडलाइंस लेकर के आया था कि कोई भी रेस्टोरेंट जो है ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट तौर पर जो है सर्विस चार्ज जो है वो नहीं वसूल सकता। तो इसको लेकर के जो नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती जो है वो दी थी। रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने अपनी दलील जो है रखी कि ये जो गाइडलाइंस है कानून के मुताबिक जो है वो नहीं है। जो सर्विस चार्ज है वो मैनेजमेंट और जो ग्राहक है उसके बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्ट का एक मामला है। ये काफी लंबे समय से सर्विस चार्ज है वसूला जा रहा है। विदेशों में इसको वसूलने की प्रैक्टिस जो है वो काफी है और 8 से 12% तक विदेशों में सर्विस चार्ज है वसूला जा सकता है। तो आज जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो की और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले जो सीसीपी की गाइडलाइंस है इसका मतलब ये हुआ कि जब तक अब फैसला नहीं होता तब तक सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। हाँ जी, सही कहा आपने। रेस्टोरेंट के पास ये विकल्प है कि वो वसूलने जारी रख सकते हैं। हालांकि रेस्टोरेंट को एक गाइडलाइन जो ऑर्डर में ये कहा गया है कि आपको डिस्प्ले जो है वो करना पड़ेगा, बड़े बड़े अक्षरों में अपने मेन्यू में बताना पड़ेगा। तो वो उनको वो ऑलरेडी वो बता रहे हैं, तो अपना वो सर्विस चार्ज वसूलना जो है वो जारी रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असीम। और रेस्टोरेंट जाइएगा तो भैया देख समझ के लिए जाइएगा, वरना अभी गाइडलाइन लागू नहीं, झगड़ा वगड़ा से बचिएगा, क्योंकि पहले तय कर लिया लेना है कि नहीं लेना है। इंटरेस्टिंग है, देखेंगे इसमें क्या होता है। चलिए एक दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। एचडीएफसी लाइफ के नतीजे अनुमान से थोड़ा कम रहे हैं। पहली तिमाही में कंपनी का वैल्यू फॉर न्यू बिजनेस जो है वो 25% बढ़कर 510 करोड़ रुपए रहा है। तो वहीं एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट यानी एपी में 22% का उछाल दर्ज हुआ है। कंपनी के नतीजों बात करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के एमडी एंड सीईओ विभा पडालकर जी। विभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो ये कि प्रीमियम्स बढ़ने से एचडीएफसी लाइफ का तिमाही मुनाफा तो 22% बढ़ गया, हालांकि इस दौरान अर्निंग्स 35% करीब घट गई है। क्या वजह रही है इसकी? So this has been a fairly holistic quarter. आप अगर देखेंगे in terms of top line growth, total APE has grown by 22%. Almost all channels have done well and have grown anything between 15% to about 26%. Also credit life business ने काफी अच्छा growth दिखाया है, almost doubling over quarter 1 of the last year. We have held our market share. हम top 3 में रहे हैं consistently and we continue to be there on both individual and on group business. अगर आप एन्युइटी की बात करेंगे तो भी हम we have grown by 10% while the market has degrown by 9%. Also overall protection में हमने growth देखी है of 31% growth including credit protect. और finally quality of business भी, wherein our 13th month as well as 61st month persistency has continued to trend upwards. So overall काफी हम satisfied रह चुके हैं। सेटिस्फाइंग बिजनेस रहा। अच्छा, वैल्यू न्यू बिजनेस मार्जिन जो है उसके बारे में बताइए, और रिन्यूअल प्रीमियम्स की ग्रोथ कैसी दिख रही है आपको यहाँ से आगे जाते हुए? VNB margins हमने 25% growth पाई है to 510 crores. This is on VNB, and on standalone margins, our margins have expanded from 26.2% to 26.8%. और ये और एक I want to point out और एक चीज, and that is last year we grew by 40% in terms of VNB. So against anyway a very tall ask, हमने growth दिखाई है of 25%. So reasonably happy. The other question that you asked was in terms of renewal premium. That has grown very well at 19%. Okay. विभा जी, एक सवाल और है कि अगर प्रोडक्ट वाइज हम इसको सेग्रीगेट करें तो किसका कैसा कंट्रीब्यूशन रहा? Again, very balanced in terms of product mix, roughly between 25 to 30% each segment. So I'll start off with participating segment about 30%, non-par savings is about 35%, unit linked about 25%, and the rest has been split between almost equally between protection and annuity business. जी विभा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजों पे बातचीत करने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आके आपको दिखाएंगे ग्रैंड विटारा, और साथ ही हमारी ऑटो एक्सपर्ट दीपाली राणा से भी बातचीत करेंगे।
तो स्क्रीन पे आपकी तस्वीर पे दो चीज़ें दिख रही हैं, एक दीपाली राणा हमारी ऑटो एडिटर और साथ ही शानदार ग्रैंड विटारा। दीपाली बड़ी गजब की गाड़ी दिख रही है सामने से, बताइए क्या खूबियां हैं इसकी। अच्छा पहले तो ये बता दीजिए लॉन्च है कि अनवीलिंग है ये सिर्फ ग्लोबल अनवील है, इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी और फिर इसको कंपनी एक्सपोर्ट भी करेगी। लॉन्च भी बहुत दूर नहीं है, मिड अगस्त में कंपनी इसको लॉन्च करने वाली है। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट गाड़ी है ये मारुति के लिए, क्योंकि ये एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट होगा मारुति के पोर्टफोलियो में। और लुक्स जैसे आपने कहा अट्रैक्टिव ये लग रही है। आप जितने भी मारुति की गाड़ियाँ मौजूद हैं मार्केट में उनसे अलग इसके लुक्स आपको मिलेंगे। फ्रंट इसका काफ़ी अट्रैक्टिव है, आपको नेक्सावर्स ग्रिल मिल रही है, आपको मल्टी स्लॉट्स हेडलैम्प्स मिल रहे हैं। चलिए लुक्स तो बहुत सब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन मैं इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत आपको बताती हूँ। आपको याद होगा इस साल की शुरुआत में हमने कहा था कि टोयोटा के साथ मिलकर मारुति स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी मार्केट में उतार सकती है, और वही हुआ है। ये जो गाड़ी है ग्रैंड विटारा, ये आपको दो इंजन चॉइसेस के साथ ये मिल रही है। एक तो है 1.5 लीटर का डुअल जेट पेट्रोल मूव इंजन। करके मुझे बताएं, चलते फिरते दिखाएं गाड़ी। दीपाली गाड़ी दिखाते भी रहिए और बताते भी रहिए। जी बिल्कुल। देखिए गाड़ी अगर आप देखेंगे तो इसके इंजन की सबसे पहले खास बात मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपको 1.5 लीटर का डुअल जेट इंजन मिल रहा है, जो ब्रीजा में भी मौजूद है, साथ ही XL6 में मौजूद है। और जो दूसरा इसका इंजन है वो है 1.5 लीटर का ही टोयोटा का इंजन एटकिंसन साइकिल वाला, और इसके साथ आपको एक इलेक्ट्रिक मोटर भी मिल रही है। इस गाड़ी की खास बात ये होगी कि ये अब बहुत फ्यूल एफिशिएंट होगी, या फिर कह सकते हैं सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी ये गाड़ी लैंड करेगी अपने सेगमेंट में। पुरानी विटारा जब आई थी 2007 में, तो उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि उसकी इंजन तो काफ़ी दमदार था, लेकिन उसमें फ्यूल एफिशिएंसी नहीं थी। लेकिन कंपनी क्लेम कर रही है कि इस गाड़ी में आपको 27 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलेगा अगर आप टोयोटा वाली इंजन ऑप्शन को चुनते हैं, और अगर आप मारुति के इंजन को चुनते हैं तो भी 21 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज आपको इसमें मिलेगा। लेकिन कंपनी ने इसके लुक्स के साथ काफ़ी काम किया है। लुक्स आप देख सकते हैं, हेडलैम्प्स इसके काफ़ी स्लीक हैं, नीचे फॉग लैम्प्स दिए गए हैं। आपको इसके जो व्हील्स मिल रहे हैं वो भी डुअल टोन अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। फीचर्स की बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर गाड़ी के अंदर जाके देखेंगे तो आपको कई अट्रैक्टिव फीचर्स इसमें मिलेंगे। इसमें हेड्स अप डिस्प्ले मिल रहा है, वेंटिलेटेड सीट्स मिल रही हैं, लेदर का बहुत इस्तेमाल किया गया है गाड़ी के इंटीरियर्स में। एक खास बात, यूजुअली जो कंज्यूमर्स हैं वो कंप्लेन करते थे कि मारुति की गाड़ी में सेफ्टी नहीं होती, लेकिन कंपनी ने विटारा के साथ सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इसमें आपको 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं, आपको ESC, हिल असिस्ट, इस तरीके के फीचर्स इसमें मौजूद रहेंगे। देखिए प्राइसिंग की डिटेल्स जब लॉन्च होगी गाड़ी तब पता लगेगा, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो मारुति इंजन होगा 1.5 लीटर का, उसकी कीमत 9.5 लाख के आसपास शुरुआत हो सकती है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन होगा टोयोटा वाला, जिसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर भी होगी और जिसमें इंजन भी होगा, उसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। उसकी रेंज शायद 20-21 लाख तक भी जा सकती है। इंपॉर्टेंट ये होगा कि उस गाड़ी में EV मोड भी मौजूद होगा, यानी सिर्फ EV पर भी वो गाड़ी चल सकेगी कुछ किलोमीटर्स तक एक सर्टेन स्पीड पर। तो ये सबसे बड़ी खासियत है। प्राइसेस की डिटेल्स हमें लॉन्च के पास मिलेंगी, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि एक अट्रैक्टिव गाड़ी कंपनी ने बनाई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, अभी टोयोटा ने हाल ही में हाई राइडर से पर्दा उठाया था। आप इसको हाई राइडर का ही एक मारुति वर्जन मान सकते हैं। फीचर्स, इंजन आपको हाई राइडर वाले ही मिलेंगे, सिर्फ लुक्स थोड़े से कंपनी ने चेंज किए हैं ताकि एक डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी इस गाड़ी की मार्केट में रहे। बिल्कुल, तो एक अट्रैक्टिव गाड़ी और अट्रैक्टिव प्राइस में भी, अगर जो दीपाली बता रही कि 10 लाख के आसपास ये है तो अट्रैक्टिव कहा जाएगा। 1500 सीसी का इंजन है गाड़ी में। बाकी डिटेलिंग अपने स्पेशल शोज़ में आपको दीपाली दिखाएंगी कि गाड़ी कैसी, चला के भी दिखाएंगी। दीपाली गाड़ियाँ चला के दिखाती है हम लोगों को, तो इंटरेस्टिंग है। विटारा हम लोग देखेंगे कैसे आती है। दीपाली बहुत बहुत शुक्रिया, और ये जानकारी देने के लिए, दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि एक नई। अच्छा एक लाइन में बताइए, इसका कंपटीशन किससे होगा, कौन इस रेंज में और है? देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है नीरज जी, उस सेगमेंट में ही उतर रही है जो कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, जहाँ पे क्रेटा और सेल्टोस का दबदबा है। तो चैलेंजेस तो रहेंगे विटारा के लिए, क्योंकि हालांकि लिस्ट बहुत लंबी है। आपको इसमें निसान की किक भी मिलती है, फोक्सवैगन की टाइगुन भी मिलती है, लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर होंगे इस गाड़ी के लिए वो hyundai की क्रेटा और किया की सेल्टोस। जी, तो टफ कंपटीशन वाली रेंज में है और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, देखना कैसे होगा। चलिए दीपाली बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए और ये सब चीज़ें हमें हमारे दर्शकों को दिखाने और बताने के लिए। चलिए क्विकली एक बार खिलाड़ियों का जायज़ा ले लेते हैं कि उनका प्रदर्शन कैसा है इस वक्त। खिलाड़ी नंबर 1 के दिखाइए जरा कंपोजिट प्लेट।
रूपक डे बाजी मार रहे हैं 10.02% रूपक डे और 9.4%, बहुत पीछे नहीं है समीर चौहान। रंजन शाह का थोड़ा प्रदर्शन लग रहा, कॉल्स उल्टी गई है, लेकिन खैर अभी समय है, पूरा हफ्ता बाकी है इनके पास और 3:30 बजे देखेंगे कैसा प्रदर्शन रहा। फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद KYC और KYC के बाद बातचीत होगी नेल्को के मैनेजमेंट से।